नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर या आप कह सकते हैं शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को कैसे स्थापित किया और कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं जो कि आपके नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो ये खासकर उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो यूजीसी नेट जीआरएफ का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैंने सारे फैक्ट लगभग कवर कर लिए हैं जहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इसके टोटल 2 वीडियो आएंगे। ये पहला वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और मैं बनाऊंगा मराठा साम्राज्य पर। तो टोटल 2 वीडियो आएंगे। अगर आप 2 वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा जो है साम्राज्य यानी मराठा साम्राज्य समझ में आ जाएगा और आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम शिवाजी की बात करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था शिवनेरी के दुर्ग में। और इनके पिताजी कौन थे? शाहजी भोसले थे। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। जो इनके पिताजी थे वो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। और शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। ये भी नाम पूछा जाता है तो इसको आपको याद रखना है। दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के संरक्षक थे। इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी का राज्याभिषेक कई बार पूछा गया है तो इसको आपको याद रखना है। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये 1674 में हुआ था। राजधानी इन्होंने बनाई रायगढ़ को और मृत्यु इनकी 1680 ईस्वी में हुई थी। तो इतना आपको याद रखना है शिवाजी के बारे में, बेसिक जानकारी है। जन्म 27 में हुआ 1627 में, मृत्यु 1680 में हुई, राज्याभिषेक 1674 में हुआ, माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले, गुरु रामदास और संरक्षक दादाजी कोंडदेव। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब शुरुआती ये कुछ विजय प्राप्त करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा किला जीतते हैं शिवाजी, क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इनको सीक्वेंस से लगाइए। अब देखिए 1646 में शिवाजी ने पूना के पास इसे तोरण का किला जीता। तोरण का किला कब जीता? 1646 में। 1648 में पुरंदर का किला जीता और 1656 में मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जावली का किला जीता। तो ये जो है ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। आपको एग्ज़ाम में क्या देगा? तोरण का किला, पुरंदर का किला और जावली का किला, और एक कोई और दे देगा। तो इनको बताएगा इनको शिवाजी के जीतने के क्रम में लगाइए, यानी शिवाजी ने कौन सा किला पहले जीता, कौन सा बाद में जीता। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तोरण का किला जीता 46 में, पुरंदर का किला 48 में, चंद्रराव मौर्य से जावली का किला जीता 56 में। 1657 में शिवाजी की मुगलों से प्रथम मुठभेड़ शाहजहाँ के काल में हुई। तो शिवाजी और मुगलों की प्रथम मुठभेड़ यानी प्रथम लड़ाई कब हुई? 1657 में। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को मार डालने के लिए अब्दुल्ला भटारी या जिसको अफजल खान बोलते हैं इनको भेजा, किंतु शिवाजी ने इनकी ही हत्या कर दी। पता होना चाहिए, कहानी या फिल्म आपने देखी होगी। तो ये जो बीजापुर के सुल्तान रहते हैं ये शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजते हैं। गले मिलने के बहाने अफजल खान मारने की कोशिश करता है शिवाजी को, लेकिन शिवाजी उससे पहले ही अपने हाथों में एक वागनक, एक आप कह सकते हैं हथियार रहता है। वागनक आपने सुना होगा, जो नुकीला रहता है, पंजों में लगा लिया जाता है हाथ के। तो उससे उन्होंने पहले ही अफजल खान को मार डाला, यानी उसके पीछे से उसका जो शरीर है फाड़ दिया एकदम शिवाजी ने। जैसे उनको पता चला कि अफजल खान मुझे धोखा देने वाला है, तलवार मारने वाला है, शिवाजी ने पहले ही उसको ख़त्म कर दिया। तो 1659 की ये कहानी है। 1660 में मुग़ल दरबार शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा गया, यानी जो मुग़ल शासक थे उन्होंने किसको भेजा? शाइस्ता खां को भेजा कि जाओ शिवाजी को समाप्त करो 1660 में। लेकिन शिवाजी जो है शाइस्ता खां को घायल कर देते हैं। फिर है अप्रैल 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर हमला किया और घायल कर दिया। शिवाजी ने 1664 में प्रथम बार और 1670 में दूसरी बार सूरत को लूटा। ये भी पूछा गया है कि शिवाजी ने सूरत को कब लूटा।
तो पहली बार लूटा 1664 में और दूसरी बार 1670 में। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। लंबे संघर्ष के बाद शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों के मध्य 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है। पुरंदर की संधि कब हुई? 22 जून 1665 को हुई पुरंदर की संधि। किसके किसके मध्य? शिवाजी और मुगलों की तरफ से कौन था? जय सिंह। मुगलों की तरफ से राजा जय सिंह थे। 22 जून 1665 को यह संधि होती है। अब हम लोग पुरंदर की संधि देख लेते हैं। 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न होती है। शिवाजी को अपने 23 किले, जिनकी आय 4 लाख खोड़ प्रतिवर्ष थी, मुगलों को सौंपने थे। इसके अतिरिक्त 12 किले, जिनकी वार्षिक आमदनी 1 लाख खोड़ थी, शिवाजी को अपने पास रखने थे। अब इसको समझ लीजिए। देखिए, शिवाजी के पास 35 किले थे, तो 23 किले ऐसे थे जिनकी वार्षिक आय 4 लाख खोड़ प्रतिवर्ष थी। वो 23 किले शिवाजी ने किसको सौंप दिए? मुगलों को दे दिए इस संधि के तहत। और 12 किले, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख खोड़ प्रतिवर्ष थी, वो अपने पास रख लिए। और क्या हुआ इसमें? औरंगजेब द्वारा शिवाजी के पुत्र संभाजी को, याद में रखना, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जाना था और उसे 5000 का मनसब प्रदान किया गया। यानी औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया। मई, यहाँ मई होगा, 21 मई 1666 को शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुँचे। यहाँ उसने शिवाजी को गिरफ्तार करवा लिया। यानी जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए तो वहाँ पर औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शिवाजी 18 अगस्त 1866 को वहाँ से किसी तरह भाग निकले। अब वो कहानी कई तरह की बताई जाती हैं। 1674 ईस्वी में, आपको डेट याद रखना, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया। किसके द्वारा करवाया? काशी के पंडित गंगा भट्ट राव द्वारा। काशी के पंडित थे गंगा भट्ट राव, ये भी पूछा जाता है। तो काशी के पंडित गंगा भट्ट राव ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। कब? 1674 में रायगढ़ के किले में, और रायगढ़ को ही शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई। 1677 में गोलकुंडा की सहायता से शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान कर्नाटक में किया तथा जिंजी, वेल्लोर इत्यादि क्षेत्रों को जीत लिया। तो कर्नाटक में गोलकुंडा की सहायता से शिवाजी ने 1677 में अपना अंतिम अभियान किया था। किन किन क्षेत्रों को जीता? जिंजी, वेल्लोर आदि क्षेत्रों को जीत लिया। अब हम लोग प्रशासन की बात करते हैं। शिवाजी का प्रशासन कैसा था, उसमें हम लोग बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की, प्रांतीय प्रशासन की और ग्रामीण स्तर पर जो प्रशासन था उसकी बात करेंगे। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। तो देखिए, शिवाजी ही संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में रखते थे, लेकिन अपनी सहायता के लिए वो 8 मंत्रियों का एक समूह भी रखते थे अपने पास। उसी को हम लोग अष्टप्रधान कहते हैं। यानी 8 मंत्रियों का समूह था अष्टप्रधान। तो शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में 8 मंत्री होते थे जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था। सबसे पहला मंत्री होता था पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। शिवाजी का पेशवा कौन था? पिंगले। शिवाजी का पेशवा पिंगले था। यह सामान्य प्रशासन के सभी सैनिक असैनिक कार्य देखा करता था। दूसरा मंत्री होता था सर-ए-नौबत, इसको सेनापति कहते हैं। सर-ए-नौबत सेनापति होता था और यह सैनिकों की भर्ती करता था, उन्हें वेतन का बंटवारा करता था, जागीरों का इंतजाम करता था, सैन्य सामग्री की व्यवस्था, ये सब काम देखता था सर-ए-नौबत, इसको सेनापति बोलते हैं। शिवाजी का जो सेनापति था वो कौन था? हम्बीरराव मोहिते। हम्बीरराव मोहिते। फिर जो तीसरा मंत्री था वो होता था अमात्य मजमुआदार। मजूमदार इसको बोलते हैं, मजमुआदार बोलते हैं। तो ये होता था वित्त मंत्री। अमात्य को कहते थे वित्त मंत्री, इसी को मजमुआदार भी कहते थे। ये राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा करते थे। शिवाजी ने इस पद पर
नीरो नीलकंठ रामचंद्र नीलकंठ की नियुक्ति की थी। नीरो नीलकंठ व रामचंद्र नीलकंठ की, यानी दो व्यक्ति थे, यहाँ बीच में वाह होना चाहिए। नीरो नीलकंठ और रामचंद्र नीलकंठ की नियुक्ति वित्त मंत्री के तौर पर शिवाजी ने की थी, और ये इनको आमात, मजमुआदार, वित्त मंत्री, ये सब आपको याद में रखना है। यहाँ से प्रश्न जो आता है वो मिलाने के लिए आता है, यानी एक तरफ आपको अमात्य, सचिव और पेशवा दे देगा, ऐसे चार दे देगा, दूसरी तरफ उनके अर्थ दे देगा कि अमात्य का मतलब क्या है, वित्त मंत्री, सचिव, श्रोणवीस, तो ऐसे दे सकता है। तो सचिव और श्रोणवीस ये कौन होते थे? ये चिटनिस, इनको चिटनिस भी कहते थे। ये पत्र व्यवहार हेतु जिम्मेदार था। इस पद पर शिवाजी के समय अन्नाजी दत्तो पंत की नियुक्ति हुई थी। अब चिटनिस यानी पत्र व्यवहार का मतलब यह है अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार किया जाता था, यानी एक प्रकार से इसको आप कह सकते हैं किस राज्य के साथ कौन सा संबंध बनाना है, तो पत्र व्यवहार होता था। तो इसको चिटनिस, श्रोणवीस, सचिव कहते थे। शिवाजी के समय इस पद पर अन्नाजी दत्तो पंत जी थे। ये दूसरे राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करता था। अब एक होता था सुमंत या दबीर, इसको विदेश मंत्री कहते थे। विदेशी मामलों की देखरेख शिवाजी के समय इस पद पर रामचंद्र पंत था। तो ये भी एक प्रकार से जो है चिटनिस की तरह था, लेकिन ये क्या होता था, विदेशी मामलों की देखरेख करता था अन्य देश का, जबकि जो चिटनिस होता था वो अपने ही देश में अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करता था। और चिटनिस के बारे में थोड़ा सा ये आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई शिवाजी ने कोई आदेश पारित किया, शिवाजी ने कोई आदेश पारित किया, तो उसको लिखवाना, छपवाना, ये सब काम कौन करता था? चिटनिस करता था। वाकिया नवीस ये भी एक मंत्री था। राजा की प्रतिदिन की गतिविधियों एवं दरबार की घटनाओं का विवरण लिखता था। दत्ताजी त्र्यंबक शिवाजी के वाकिया नवीस थे। पंडित राव या दानाध्यक्ष ये धार्मिक मामलों के प्रमुख थे। इस पद पर शिवाजी ने रघुनाथ राव पंडित को नियुक्त किया था। और जो न्यायाधीश होते था ये न्याय करने का काम करते थे। निराजी राव जी इस पद पर नियुक्त किए गए थे शिवाजी के समय। तो ये 8 मंत्री थे। आपको इनका अर्थ याद रखना है कि वाकिया नवीस क्या होता था, सुमंत, बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक जो है सुमंत या दबीर, जिसका मतलब विदेश मंत्री होता था, और अमात्य वित्त मंत्री ये भी पूछा गया है। पत्र व्यवहार के लिए ये भी श्रोणवीस, चिटनिस से भी याद रखिए, चिटनिस, चिटनिस, सचिव। और पेशवा तो वैसे नहीं पूछता, लेकिन सरे नौबत पूछ सकता है आपसे, तो इतना आपको याद में रखना है क्योंकि पेशवा इजी है। तो अभी तक आपने देखा केंद्रीय प्रशासन, यानी केंद्र में 8 मंत्री होते थे, उन्हीं के द्वारा पूरा प्रशासन चलाया जाता था। अब प्रांतीय प्रशासन देखते हैं। प्रांतीय प्रशासन में क्या किया, शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांट दिया। उत्तरी प्रांत, ये सूरत से पूना तक, सूरत से पूना तक उत्तरी प्रांत के अंतर्गत आता था। इसके प्रमुख कौन थे? मोरोपंत पिंगले, यही जो पेशवा थे, मोरोपंत पिंगले ही पेशवा थे। और ये सूरत से लेकर पूना तक के सूबेदार भी थे एक प्रकार से, यानी कि मालिक थे उत्तरी प्रांत के। दक्षिणी प्रांत, दूसरा प्रांत था दक्षिणी प्रांत। इसमें समुद्र तटीय क्षेत्र एवं दक्षिणी कोंकण शामिल था। इसके प्रमुख अन्नाजी दत्तो थे। फिर है दक्षिणी पूर्वी प्रांत, इसमें सतारा, कोल्हापुर, दलनौन इत्यादि आते थे। इसके प्रमुख दत्ताजी पंत थे। शिवाजी के क्षेत्र को स्वराज कहा जाता था। महाल राज्य, परगना प्रांत और तरफ जिला होता था। मौजा गांवों का समूह होता था। तो ये भी याद में रखना है, मिलाने के लिए हो सकता है दे दे नोट। यहाँ पे देखिए, ग्रामीण स्तर पर पटेल, कुरकर्णी के अतिरिक्त 12 अलूटे सेवक और 12 बलूटे शिल्पी होते थे। ये जो अलूटे होते थे सेवक होते थे, और बलूटे होते थे ये शिल्पी होते थे। ये ग्रामीण स्तर पर होते थे। अब सैन्य व्यवस्था देखते हैं शिवाजी की कैसी थी। तो शिवाजी की सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से थे? पैदल, अश्वसेना और नौसेना।
हाथी भी थी, लगभग 300 हाथी शिवाजी के पास थे, लेकिन उसका वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन आप ध्यान में रखिए 300 हाथी भी थे। तो पैदल सेना थी, अश्वसेना मतलब घोड़े की सेना, नौसेना। अश्वसेना दो भागों में बटी हुई थी, एक पागा या जिसको बारगीर कहते हैं, और एक सिलाहदार। शिवाजी की जो अश्वसेना थी वो दो प्रकार की अश्वसेना थी, यानी दो प्रकार के घोड़े वाली सेना थी। एक को कहते थे पागा घुड़सवार या बारगीर घुड़सवार, और एक सिलाहदार घुड़सवार। अब पागा क्या होता था ये देख लीजिए। यह शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना थी, जिसे अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते थे तथा नियमित रूप से वेतन प्राप्त होता था। ओके, जो पागा सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे, ये शिवाजी के नियमित सैनिक थे, नियमित घुड़सवार सैनिक थे। इनको पूरा जो उपकरण था, अस्त्र शस्त्र था, घोड़ा था, वो सब राज्य की तरफ से दिया जाता था और इनको वेतन दिया जाता था नियमित रूप से, यानी हमेशा जो है दरबार में रहते थे, दरबार के आसपास रहते थे। तो ये पागा घुड़सवार होते थे। सिलाहदार क्या थे? सिलाहदार घुड़सवार ये अनियमित सैनिक होते थे। ये युद्ध के समय अल्पकाल के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। ये अपने अस्त्र शस्त्र एवं घोड़ों का प्रयोग करते थे तथा बदले में लूटे गए माल का एक हिस्सा इनको प्राप्त होता था। तो यानी ये अपने घोड़े लाते थे, अपने अस्त्र शस्त्र लाते थे। जब मान लीजिए शिवाजी को युद्ध करना होता था तो सिलाहदार को बुला लेते थे और युद्ध में जो माल लूटा जाता था उसी के हिस्से में से इनको एक एक हिस्सा दे दिया जाता था। तो ये सिलाहदार जो ये अनियमित थे, एक प्रकार से आप इनको टेम्पोररी कह सकते हैं, और जो पागा थे वो परमानेंट थे। अब देखिए, इसको याद रखना, 25 घुड़सवार को एक हवलदार नियंत्रित करता था। यानी 25 घुड़सवारों का मालिक कौन होता था? एक हवलदार। और 5 हवलदार को एक जुमलादार नियंत्रित करता था। ये अधिकारी हैं, सेना विभाग में अधिकारी, जैसे आज हैं लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, जो भी हैं, ऐसे ही अधिकारी होते थे। 25 घुड़सवारों का एक मालिक होता था, हवलदार उसको कहते थे। और 5 हवलदारों को कौन नियंत्रित करता था? एक जुमलादार। 10 जुमलादारों को एक हजारी नियंत्रित करता था। और 5 एक हजारी हो जाते थे तो उनको एक पंच हजारी नियंत्रित करता था। थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और मैंने आपको बताया ही, सेना का सर्वोच्च अधिकारी सरे नौबत होता है, ये सेनापति होता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि इनको पदों के बढ़ते क्रम में लगाए, तो सबसे छोटा पद होता है हवलदार, उससे बड़ा जुमलादार, उससे बड़ा एक हजारी, उससे बड़ा पंच हजारी, और सबसे बड़ा सेनापति यानी सरे नौबत होता है। शिवाजी ने नौसेना भी बनाई थी, तो शिवाजी के अधीन एक नौसेना का विकास भी किया गया, क्योंकि कोंकण के क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता थी। कोंकण यानी जो समुद्र तटीय क्षेत्र था, उस पर शिवाजी का नियंत्रण स्थापित हो बेहतर रूप से, इसके लिए शिवाजी को एक नौसेना की ज़रूरत थी। तो शिवाजी ने पुर्तगाली इंजीनियर रुयलैताव हियगस तथा उसके पुत्र फेरनाव हियगस लैताव के माध्यम से 20 लड़ाकू जहाज़ों का निर्माण प्रारंभ किया। तो ये नाम थोड़ा अजीब है, इनको याद रखिएगा। रुयलैताव हियगस और फेरनाव हियगस लैताव, ये पुर्तगाली इंजीनियर थे। इन्हीं के मदद से शिवाजी ने 20 जहाज़ों का निर्माण प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 1658 में कल्याण विजय के बाद, कल्याण एक स्थान का नाम है, उस पर शिवाजी ने विजय प्राप्त की। उसके बाद वहाँ पर नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। आगे चलकर कोलाबा शिवाजी का नौसैनिक अड्डा का केंद्र बन गया। यानी कोलाबा और कल्याण ये शिवाजी के 2 नौसैनिक अड्डे थे या नौसैनिक केंद्र थे, कोलाबा और कल्याण। मराठा नौसेना का प्रमुख जो होता था उसको सरखेल कहते थे। शिवाजी ने पहले दरिया सारंग एवं माई नाइक तथा बाद के वर्षों में मिसरी एवं दौलत खां को इस पद पर नियुक्त किया। अब भू राजस्व की बात करते हैं। तो शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के अधीन व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराया तथा भू राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप देने के लिए मापन प्रणाली को अपनाया, जो अहमदनगर के मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। मापन की इकाई क्या थी? काठी या मूठा मापन की इकाई। यानी शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के अधीन पूरे राज्य की जो भूमि है उसकी पैमाइश करवाई, माप करवाई, और मापन की इकाई
काठी या मोठा रखी। 20 काठी बराबर 1 बीघा और 120 बीघा बराबर 1 चावर होता था। प्रारंभ में भू राजस्व की दर 1/3 यानी 33% थी, बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। राजस्व अनाज व नकद दोनों रूपों में लिया जाता था। शिवाजी ने लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, यानी सीधे जनता से कनेक्ट करते थे। रैयतवाड़ी का मतलब क्या है? डायरेक्ट जनता से कनेक्ट करना। बिचौलिए का इसमें कोई काम नहीं था, जमींदार वर्ग का कोई काम नहीं था। इसमें किसानों के साथ सीधी लगान वसूली की व्यवस्था की गई। ग्रामीण स्तर पर राजस्व वसूली में पाटिल या पटेल एवं कुलकर्णी की अहम भूमिका थी। पटेल क्या करता था? भू राजस्व की वसूली, और कुलकर्णी भूमि की माप एवं लेखे जोखे का काम करता था। अब ये कुछ फैक्ट हैं, इसको देख लीजिए। चौथ क्या होता था? आपने सुना होगा चौथ। तो चौथ क्या होता था, इसको देख लीजिए एक प्रकार से। चौथ जो होता था ये पड़ोसी राज्यों से लूटी गई आय के रूप में होता था। पड़ोसी राज्यों की आय का 1/4 होता था, नहीं 25%। 1/4 मतलब 25%। ये उस राज्य की आय का 1/4 हिस्सा होता था, जिसके बदले में उस क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था। यानी मराठा क्या होता था कि जो मराठे अपने पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का 1/4 यानी 25% हिस्सा ले लेते थे। मान लीजिए कोई राज्य 100 रुपये कमाता है तो मराठा उससे 25 रुपये ले लेते थे। 1/4 हिस्सा 25 रुपये ले लेते थे, और इसके बदले देते क्या थे? सुरक्षा देते थे कि हम आपके राज्य पर लूटपाट नहीं करेंगे। और दूसरा था सरदेशमुखी, ये पड़ोसी राज्यों का 10% लेते थे। शिवाजी देखिए, जो देशमुख होते हैं वो मराठा साम्राज्य में देशमुख जमींदारों को कहते थे, तो शिवाजी अपने को सरदेशमुख कहते हैं, मतलब जमींदारों का जमींदार, यानी कि देशमुखों का देशमुख, सरदेशमुख। शिवाजी अपने को सरदेशमुख कहते हैं। तो वो हर एक देशमुख से उसकी आय का 10% हिस्सा लेते थे, तो यही सरदेशमुखी था। यानी ज़मींदारों से लिया जाता था बेसिकली, पड़ोसी राज्य के जो ज़मींदार होते थे। अपने राज्य में तो ज़मींदारी होती ही नहीं थी। तो शिवाजी स्वयं को उस क्षेत्र के देशमुखों का प्रमुख मानते थे, यानी जो देशमुख यानी ज़मींदार होते थे उनका प्रमुख शिवाजी अपने आप को मानते थे, तथा इस रूप में इनकी आय का 1/10 हिस्सा उन्हें प्राप्त होता था। सरदेशमुखी लोगों के हितों की रक्षा के बदले वसूला जाता था। बदले में वही वचन देते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो। फिर है मोकासा या सरंजाम, ये भी यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जागीरें होती थी। ऐसा माना जाता है कि प्रमुख मराठा सरदारों को ये जागीरें दी जाती थी, किंतु शेष व्यक्तियों को नगद वेतन दिया जाता था। जो मराठे सरदार होते थे उनको जो है जागीर दी जाती थी उनके काम के बदले, तो उसी जागीर को सरंजाम या मोकासा जागीर कहते हैं। तो ये पहला पार्ट था मराठा साम्राज्य का। इसमें हम लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़ा बेसिकली, और प्रशासन के बारे में पढ़ा, राजस्व के बारे में पढ़ा। अब आगे हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 वीडियो में आपका ये जो पूरा मराठा साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।